नहीं सर, थैंक यू। तो मेरा नाम अमृत सिंह है और यह है मेरी सीनियर एसोसिएट मिस सोम्या तोमर। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नया सीट। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ हम पर ट्रस्ट करने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको यहाँ तक आने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हेलो मैम, हेलो हम मैम। समझते हैं आपके लिए यहाँ आना आसान नहीं रहा होगा, पर हम आपको एश्योर करना चाहते हैं कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, हम उसे सुनेंगे और आपके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल लीगल सोल्यूशन होगा हम आपको एडवाइस देंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे उसे कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त रखा जाएगा, तो आप कंफर्टेबल होकर सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल है तो हम शुरू कर सकते हैं मैम। जी मैम। मैम सबसे पहले आपका नाम, मैम मेरा नाम मीना शर्मा है, आपकी एज 32 साल। और आपकी ऑपोजिट पार्टी का नाम। मैम लाइफ लाइन हॉस्पिटल है। और मैम आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो भी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं वो हम आगे के रेफरेंस के लिए नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे मैम आप कहाँ से आएंगे? मैम मैं यही शाहजहाँपुर से हूँ। कहाँ से शाहजहाँपुर से? मैम केरूगंज से। अच्छा, तो आप ये बताइए आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है या फिर आपके किसी जानने वाले से? मैम मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। अच्छा, ठीक है मैम, आप इसके आगे का जो भी प्रोसेस है वो मेरे को काउंसिल आपको समझाएंगे। ओके मैम। मैम बेसिकली हमारा जो प्रोसेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। पहला, आप हमें अपनी समस्या बताएंगे। दूसरा, हम आपकी स्थिति को अच्छे से समझने के लिए आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपके बताई हुई समस्या को समराइज करेंगे। और उसके बाद जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल लीगल रेमेडीज होंगी वो आपको बताएंगे। अपनी परेशानी बताए समय आप कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि आप जितने विस्तार और सरल तरीके से अपनी चीज़ों को बताएंगी तो हमारे लिए उसको अच्छे से परामर्श देना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। आप हमें परेशानी बताएंगी, मैं उसको नोट करूँगा और एट द एंड आपको समराइज करूँगा। मैम अगर आपको कंफर्टेबल है तो मीना जी क्या समस्या है आपकी? सर मैम मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मेरे बच्चों की भी पढ़ाई है, मेरे पति का पिछले 1 महीने से इलाज चल रहा है जो कि अभी भी चल रहा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। ठीक है मैम, आप परेशान मत होइए, आप शांति से, अगर आप चाहती हैं तो आप पानी पी लीजिए और आराम से अपनी समस्या बताइए, हम सुन रहे हैं। ओके मैम। मैम दरअसल बात ये है कि पिछले महीने मेरे हस्बैंड को अचानक से पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा था। इतना ज़्यादा पेट में दर्द उठा था कि मुझे उन्हें आधी रात में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। जब मैं उनको आधी रात में हॉस्पिटल लेकर गई तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स थे। मैंने उनसे कहा मेरे पति के बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप इनका अच्छे से चेकअप करिए। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड का चेकअप करा और कुछ रिपोर्ट्स आई। इसमें ये था कि मेरे हस्बैंड को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा कि इनका जल्द से जल्द सर्जरी करना होगा। तो फिर डॉक्टर ने मुझसे यही कहा कि आप प्लीज़ कुछ पेपर्स होंगे जो सर्जरी के लिए होंगे, आपको उन पर साइन करना है और उसके बाद हम ऑपरेशन का जो भी प्रोसेस होगा वो हम शुरू करेंगे। मैंने मैम जल्दबाजी में जो भी हमारे पेपर्स थे, मैं इतना डरी हुई थी कि मैम मैं बता नहीं सकती। मैंने उन पेपर्स पे साइन करा और मेरे हस्बैंड का उसके अगले दिन ही ऑपरेशन कर दिया गया। मुझे ये बताया गया कि मेरे हस्बैंड का जो ऑपरेशन हुआ है वो बिल्कुल अच्छे से हुआ है और अब वो पहले से बेहतर है, पहले से नॉर्मल है। तो मैम जब फिर डॉक्टर ने मुझसे ये बोला कि आप ऑपरेशन के बाद अपने हस्बैंड को आप घर पर ले जा सकती हैं, तो मैंने उनसे कहा भी था कि आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे हस्बैंड को। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हस्बैंड पहले से ठीक है, आप ले जा सकती हैं। मैम मैंने उनकी बात मानी और उसके बाद मैं 2 या 3 दिन बाद मेरे हस्बैंड को डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरे हस्बैंड को मैं लेकर मैं घर आ गई और जैसा जैसा डॉक्टर ने मुझे बताया था मैंने वैसे उनकी देखभाल भी करी। फिर उसके बाद 2-3 दिन ही हुए होंगे, फिर मेरे हस्बैंड को फिर से बहुत तेज़ फीवर, वॉमिटिंग और ये पेट दर्द होने लगा। मैं डर गई, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। अचानक से एक तो आधी रात में, आप जानती हैं मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं नहीं ले जा सकती बार बार। तो मैं जब उनको दर्द उठा तो मैं फिर उसी हॉस्पिटल में गई। मैंने डॉक्टर से कहा कि सर मेरे हस्बैंड पहले से ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, प्लीज़ आप चेकअप करिए। मेरे डॉक्टर ने मेरे कहने पर उनका कुछ
टेस्ट या कुछ दवाइयाँ वगैरह दी थी, मुझे अभी नहीं याद है प्रॉपर, डरी हुई हूँ। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझसे यही कहा कि आपके हस्बैंड ठीक है, आप उनको घर ले जाइए, वो बिल्कुल ठीक है। जबकि मुझे ऐसा दिख रहा था कि मेरे हस्बैंड ना तो मेंटली अच्छे थे, ना वो फिज़िकली अच्छे थे। मैं डॉक्टर से मैंने फिर कई बार कहा कि आप प्लीज़ अच्छे से चेकअप करिए, अच्छे से चेकअप करिए। डॉक्टर ने बार बार यही बोला कि मैम ये सब नॉर्मल है, अब ये सब चलता रहता है ऑपरेशन के बाद, ये तो होता रहेगा, आप इनको अच्छे से इनकी देखभाल करिए, आप इनको घर ले जाइए। मैं जबकि उनसे कह रही थी बार बार कि मेरे हस्बैंड नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, पर वो मुझसे एक ही चीज़ कह रहे थे कि नहीं आपके हस्बैंड ठीक है, आपके हस्बैंड ठीक है, आप उन्हें घर ले जाइए, घर ले जाइए, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इस तरीके से वो मुझसे बोल रहे थे। पर मुझे दिख रहा था मेरे हस्बैंड नहीं ठीक है। फिर अचानक मैम मेरे हस्बैंड फिर मैं उनको घर लेके आई, अचानक से फिर उनको वही प्रॉब्लम हुई। अब मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मैं उस बच्चों को बार बार हमारी पड़ोसन के पास छोड़ के तो मैं नहीं जा सकती ना। अब आप ही बताइए तो मैम फिर इसके बाद आपने क्या करा? मैम, जब कई बार हॉस्पिटल के चक्कर मैंने काटे और जब मैं तंग आ गई, तब मैं मेरी एक पड़ोसन है जिनके कहने पर मैं अपने हस्बैंड को दूसरे हॉस्पिटल लेकर गई। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया? मैम वहाँ एक डॉक्टर थे जिन्होंने मेरे हस्बैंड का दोबारा चेकअप किया और बताया कि जहाँ पहले उनका सर्जरी हुआ था उस जगह पे उनको इन्फेक्शन बढ़ चुका है। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको दोबारा इस इन्फेक्शन को हटाने के लिए इनका ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। तो फिर इसके आगे आपने क्या किया? उसके बाद मैम डॉक्टर ने वही प्रोसेस हुआ, मुझे ऑपरेशन के कुछ पेपर्स मैंने साइन करे और मैम अगले दिन ही ऑपरेशन कर दिया मेरे हस्बैंड का। एग्जैक्टली आपको पूरी प्रॉब्लम बताई, आप थोड़ा डिटेल में बताएं। मैम मुझे प्रॉब्लम सेकेंड वाले डॉक्टर ने यही बताई थी कि जहाँ पर पहले ऑपरेशन हुआ था, जहाँ पे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम मुझे बताई गई थी, वहाँ पे डॉक्टर ने यही कहा कि वो जो अपेंडिक्स था वो तो अब बॉडी में नहीं है, लेकिन साफ़ सफाई या एंटीबायोटिक उनको जो टाइम से नहीं दिया गया था या जो सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखा गया था, उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन बढ़ गया है। मैम आप पानी पी लीजिए। नहीं मैम। तो मैम हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। वैसे कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में? मैम हम 4 मेंबर्स हैं। 4 मेंबर्स हैं। कौन कौन है? मैम मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। और अर्निंग मेंबर कौन है आपकी फैमिली में, कमाता कौन है? मैम सिर्फ मेरे हस्बैंड है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं घर संभालती हूँ और मेरे बच्चों की देखभाल करती हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं मैम? मैम शॉप है, किस चीज़ की? मैम यही जनरल स्टोर। अच्छा, तो लगभग कितना मतलब हो जाता होगा एक महीने में खर्च कमाई आपकी, अगर आपको अंदाज़ा हो तो? हाँ मुझे अंदाज़ा नहीं, यही हमारा घर खर्च हो जाता है, लेकिन एक महीने की कमाई यही कोई होगी 20-25 हज़ार रुपये। ओके मैम, और आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मैम एक 3rd में है, एक 5th में है। तो स्कूल फीस भी कितनी लगभग होगी उनकी? मैम वही कोई 8-9 हज़ार रुपये। ओके मैम, तो वैसे मैम जब आपके हस्बैंड की सर्जरी हुई, जैसा कि आपने बताया, उस टाइम पे वो हॉस्पिटल में उनकी देखभाल के लिए कौन रहता था वहाँ पे, अटेंड कौन करता था? मैम जब मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई थी तब मैं उनकी देखभाल के लिए हॉस्पिटल में रहती थी। अकेले मैम? जी मैम। तो मैम आपके बच्चे क्योंकि छोटे हैं तो कौन उन्हें मैं संभालता बता है? रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को अपने पड़ोसी के साथ उनके पास छोड़कर जाती थी। ठीक है मैम। ठीक है मैम, सो इससे पहले आपके हस्बैंड को और कोई मेजर सर्जरी या ऐसी कोई दिक्कत रही हो इससे पहले? नहीं मैम, इससे पहले मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक रहते थे ठीक। और ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी जो फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था। और मैम आप लाना ले जाना कैसे होता था, आप कैसे ले जाती थी उन्हें? जैसा कि आपने बताया आपको आधी रात पे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, तो आप कैसे ले जाती थी उन्हें? मैम मैं उनको आधी रात में या तो कोई टैक्सी या ऑटो से ले जाती थी या कभी कभी मेरे जो पड़ोस में रहते थे वो छोड़ देते थे। तो आपका कोई व्हीकल, कार, बाइक ऐसा कुछ आपके पास नहीं नहीं है? मैम, अपना मेरे घर पास पे? सिर्फ बाइक है, आप ही बताइए, मैं थोड़ी बाइक चला सकती हूँ। ठीक है मैम, अब आपके केस से रिलेटेड मेरे को काउंसलर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जितनी सही डिटेल्स आप हमें और जितनी ज़्यादा आप हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगी उतना हम आपको बेटर एडवाइस दे पाएंगे। तो मैम आपके पति का नाम?
सर राकेश शर्मा। उनकी उम्र कितनी होगी? सर 36 साल। आपने उनको एडमिट किस तारीख को कराया था? सर मैं थोड़ा सोच सकती हूँ। बिल्कुल समझ पा रही हूँ। ओके सर। सर यही पिछले महीने की 5-6 तारीख को। कौन से हॉस्पिटल में? सर लाइफलाइन हॉस्पिटल। आपके घर से लाइफलाइन हॉस्पिटल कितना दूर है? सर थोड़ा सा दूर है क्योंकि आधी रात को तबीयत खराब हो जाती थी, तो मुझे जल्द में जो हॉस्पिटल ठीक लगा मैं उनको लेकर गई, क्योंकि मैं ही अकेली हूँ। अब मैं इतना नहीं उस वक्त सोच पाई थी कि मुझे कब कौन सा हॉस्पिटल ठीक लगेगा। तो जब आप डॉक्टर के पास गई हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने जो चेक से टेस्ट करे, तो उसने आपको बताया कि आपके पति के अपेंडिक्स में प्रॉब्लम है और सर्जरी करनी पड़ेगी। जी सर। आप उस डॉक्टर का नाम बताइए जिसने आपसे ये बात कही थी लाइफलाइन हॉस्पिटल में, और जिसने सर्जरी परफॉर्म की थी आपके हस्बैंड की। सर उनका नाम आर्यन अरोड़ा है। मैम, सर्जरी 2 टाइप की होती है, लेप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी। सिंपल भाषा में कहें तो दूरबीन वाली और चीरे वाली। आपके पति की कौन सी सर्जरी हुई थी? सर मेरे पति की दूरबीन वाली हुई थी। आप जरा आराम से सोच के इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मैम, जब अपेंडिक्स की सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद अपेंडिक्स को टेस्ट के लिए फर्दर भेजा जाता है। ये डॉक्टर ही बताते हैं, पेशेंट से पूछ कर से भेजते हैं। तो क्या उस डॉक्टर ने आपके पास उनसे पूछा था कि उस अपेंडिक्स की फर्दर एग्जामिनेशन करना है या नहीं? ऐसा कुछ आपको याद है? आप आराम से सोच के बताइए इसको। नहीं सर, मुझे तो नहीं याद है क्योंकि मुझसे ऐसा कुछ डॉक्टर ने नहीं बोला था। सर्जरी के बाद ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं सर, मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था डॉक्टर ने। सिर्फ ऑपरेशन कर दिया था और उनको डिस्चार्ज कर दिया था 2-3 दिन बाद। 2-3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया। जी सर। तो जब डिस्चार्ज किया डॉक्टर ने, उस टाइम पर आपके पति की तबीयत कैसी थी? सर मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे पति की तबीयत उस वक्त बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। उनकी तबीयत ना ठीक होने पर डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज कर दिया था। पहली सर्जरी और दूसरी सर्जरी के बीच कितना टाइम? सर ये 1 महीने का टाइम। 1 महीने का। और उस 1 महीने के बीच में आपके पति की तबीयत कैसी थी? अरे सर मैं कह रही हूँ ना, मेरे पति की तबीयत नहीं ठीक थी। उनका जो फर्स्ट सर्जरी हुआ था उसके बाद ही मेरे पति की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी थी। आप कह रही हैं कि दोनों सर्जरी के बीच 1 महीने तक उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसके लिए आप हॉस्पिटल गई होंगी? जी सर। आपने हॉस्पिटल में रिटर्न कंप्लेंट कोई फाइल की, या फिर कैसे आपने अप्रोच किया हॉस्पिटल को? नहीं सर, मैंने कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं फाइल करी थी, लेकिन मैंने कई बार डॉक्टर को बोला था कि अगर आप मेरे पति का अच्छे से नहीं चेकअप करेंगे, अगर यही सब चलता है तो हाँ मैं कंप्लेंट फाइल करूँगी। बस मैंने सिर्फ बोला था ही उनको चैनल। तो जब आपने अपनी प्रॉब्लम लेके लाइफलाइन हॉस्पिटल गई, तो डॉक्टर ने क्या कुछ टेस्ट किए? आपने कहा है कि डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और दवाइयाँ दी, तो कौन से टेस्ट किए थे? अब सर ये मुझे थोड़ी पता होगा, अब आप ही बताइए। मेरे पर इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था। एक तो मेरी दुकान बंद, दूसरी चीज़ मेरे बच्चे थे छोटे छोटे। अब मैं क्या क्या देखूं, आप ही मुझे बताइए। डॉक्टर ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख के दी जो कि मैंने ला दी। अब आप बताइए, अब मैं आधी रात में तो जाऊँगी नहीं दवाइयाँ। मैं जैसे तैसे गई भी मेडिकल स्टोर से, मैंने वो चीज़ दवाइयाँ ली भी, और इतना थोड़ी मुझे याद रहेगा। अभी मुझे नहीं याद है सर। आपने जो सेकंड हॉस्पिटल में एडमिट कराया, कब कराया? सर इस महीने की शायद 4-5 तारीख को। उस हॉस्पिटल का नाम क्या था? सर सिटी हॉस्पिटल।
वो दूसरे डॉक्टर का क्या नाम था जिसने सेकेंड सर्जरी परफॉर्म की? सर आयुष अवस्थी। क्या आप थोड़ा बता सकती है आयुष अवस्थी जी ने आपको क्या बताया कि आपके पति को क्या दिक्कत होती है इस वजह से? सर मैं बता रही हूँ ना, उस सेकेंड डॉक्टर ने मुझे यही बताया था कि आपके पति की जहाँ पहली सर्जरी हुई है वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया था ऑपरेशन के टाइम पर, और ना ही उनको एंटीबायोटिक्स टाइम से दिया गया था। इस वजह से मेरे पति की हालत और ज़्यादा खराब होने लगी। तो डॉक्टर ने ये सब जानने के लिए कुछ टेस्ट किए होंगे हॉस्पिटल में? जी सर। तो क्या आपके पास हॉस्पिटल के बिल्स, प्रिस्क्रिप्शंस और जितने भी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं क्या वो सब हैं? जी सर, मैंने संभाल कर रखे हैं। मैम आप ये बताइए, पहली सर्जरी में लगभग आपका कितना खर्चा हुआ होगा? मैम सब पहली सर्जरी का सब मिला के 1 लाख चला गया था, 1-2 लाख। और दूसरी सर्जरी? मैम उसमें यही 80-90 हज़ार। और इसके अलावा मतलब ये आप टेस्ट वगैरह मिला के बता रही हैं या फिर सिर्फ सर्जरी मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस बता रही हैं? मैम जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं मैं वो बता रही हूँ। तो मैम ये बताइए, कोई मेडिकल इंश्योरेंस आपके फैमिली में आपके हस्बैंड का या किसी का? मैम वैसे तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है हमारी फैमिली में। ओके मैम, वैसे आपने आयुष्मान कार्ड के बारे में कभी सुना है कुछ? जी मैम मैंने सुना है। सुना है, क्या आपका बना हुआ है? नहीं मैम मेरा नहीं बना हुआ है। ठीक है मैम, सर्जरी के दौरान जो भी दोनों सर्जरीज वगैरह हुई, आपको भागना पड़ा, जो भी आपने कठिनाइयाँ फेस करी हैं, एक बार आप उन प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? मैम कठिनाइयाँ क्या, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे एक तो आधी रात में मेरे हस्बैंड का पेन का कोई टाइम नहीं होता था। उनको कभी कभी 12 बजे भी दर्द हो रहा है, कभी कभी 2 बजे भी दर्द हो रहा है। अब आधी रात को मैं उनको लेकर गई। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही है कि ना मैं एक फीमेल होकर मैं अपने हस्बैंड को अकेले, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा कठिनाई क्या होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मैं उनको इतने छोटे बच्चों को मैं अकेले घर पे भी तो नहीं छोड़ सकती ना। मैं उनको मेरे पड़ोसी के साथ छोड़ के गई कि शायद वो मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी। उन्होंने मेरे बच्चों का ध्यान भी रखा, और फिर मेरे बच्चों का स्कूल भी नहीं जा पाए, उनकी भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वो आए हैं, और ट्यूशन भी मेरे बच्चों की उस वक्त मुझे बंद करनी पड़ी। ऊपर से मेरी दुकान का जो भी इतना नुकसान हुआ है, इतना खर्चा हुआ है, अब वो सब भी मैम मुझे मेरे लिए तो कठिनाई है ना। मैं जानती हूँ ना मैंने उन दिनों को कैसे करा है, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। ठीक है मैम, हमने आपकी परेशानी सुनी है। अब मेरे को काउंसिल आपने हमें जो भी डिटेल्स दी हैं उसे एक बार समराइज करेंगे, यानी आपको बताएंगे वापस से। तो आप बस देखिएगा, अगर उसमें कोई डिटेल या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या कुछ गलत है तो आप हमें करेक्ट कर सकती हैं। मैम मैं आपको जो भी आपने हमें बताया है उसको समराइज करूँगा, करेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पिछले महीने की 5 या 6 तारीख को आपने अपने पति को लाइफलाइन नामक हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जी सर। जहाँ पर डॉक्टर आर्या अरोड़ा ने उनकी सर्जरी परफॉर्म की अपेंडिक्स की। सर आर्यन अरोड़ा। सॉरी। ऑपरेशन के 2-3 दिन बाद को डिस्चार्ज कर दिया गया, पर फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वही तो सर, ऑपरेशन के बाद भी मेरे पति की तबीयत नहीं ठीक थी, जबकि मेरे पति की तबीयत और ज़्यादा मैम खराब होने लगी थी। जब 1 महीने के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो आखिरकार आपको दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ा। जी सर। दूसरे हॉस्पिटल का नाम सिटी हॉस्पिटल था, और सेकेंड हॉस्पिटल में जिन डॉक्टर ने सर्जरी की उनका नाम आयुष अवस्थी। जी सर। आयुष अवस्थी जी ने आपको बताया कि जहाँ पर पिछली सर्जरी हुई है उस जगह पर इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। जी सर। आपके पति कैसे हैं और कहाँ हैं? सर अभी इस वक्त मेरे पति घर पर है और अभी उनकी तबीयत नहीं ठीक है।
जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड फर्स्ट ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। मैं उनको घर लेकर आई, डॉक्टर ने ज़बरदस्ती उनको डिस्चार्ज कर दिया ये कह के कि मेरे पति अब नॉर्मल है। मैं उनसे कई बार मैंने उनको कहा, मैंने कई बार हॉस्पिटल के चक्कर भी काटे, मैंने कई बार उनसे कहा भी कि मेरे पति अब अभी नहीं ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, पहले से ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अभी उनकी ये हालत है कि अभी वो चल फिर नहीं सकते हैं। मैम आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगी? नहीं मैम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा जो भी नुकसान हुआ है इतने दिनों में, मेरी जो दुकान बंद रही है, मेरा जो खुद का जो खर्चा हुआ है मेडिकली, जो मेरे हस्बैंड का जो खर्चा हुआ है, मेरे मुझे जो इतने चक्कर काटने पड़े हैं हॉस्पिटल के, प्लस मेरे हस्बैंड की फर्स्ट सर्जरी भी नहीं अच्छी हुई, उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, उनकी दवाइयों में इतना खर्चा हो रहा है। मैं चाहती हूँ मुझे वो सारा कंपनसेशन चाहिए। मैम जैसा कि आपने बताया कि अभी आपके हस्बैंड घर पे हैं, मतलब उनकी दवाइयाँ वगैरह, अभी उनके कितना कितना खर्चा हो जाता होगा, या फिर क्या क्या उनके खर्चे इस समय हैं जो उनके स्पेंड हो रहे हैं, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी हैं, वो आप बता सकती हैं हमें? मैम जब मैंने अपने हस्बैंड को सेकेंड हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और उसके बाद जब उनका ऑपरेशन हुआ तो कुछ डॉक्टर ने मुझे कुछ प्रिस्क्रिप्शंस बोले थे कि आप अपने हस्बैंड की आप इस तरीके से देखभाल कर सकती हैं, और मुझे कुछ सलाह भी दी थी कि आप अपने हस्बैंड को उनको ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देना है, उनको फुल टाइम आराम ही करना है और ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, कुछ इधर उधर खाना नहीं है, बस यही सब मैंने बताया था। जी वैसे मैं आपसे जो पूछना चाह रही थी, मेरा मतलब था कि अभी दवाइयाँ चल रही हैं या फिर इंजेक्शन या फिर ड्रेसिंग वगैरह चेंज हुई, ये सब इनमें मैं पूछ रही हूँ। ये अभी आप ये डिस्क्राइब करिए कि अभी जैसे वो घर पे हैं तो अभी उनके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, दवाइयों में, इंजेक्शन में, और मैम भी सब में जा रहा है। मैम मैं बार बार मैं बता रही हूँ मैम, मैं परेशान हो चुकी हूँ। आप ही बताइए, मेरे हस्बैंड का जो नर्स आती है वो भी पैसे लेती है, जो इंजेक्शन लगाती है उसका भी वो पैसे लेती है, दवाइयों का वो पैसे लेती है, इन सब में मेरे हस्बैंड का खर्चा हो रहा है। ठीक है मैम। मैम हमने आपका केस सुना है और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके केस में जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से क्लियरली लापरवाही तो हुई है, जिसकी वजह से आपको, आपके हस्बैंड को और आपके बच्चों को भी मेंटली काफ़ी परेशान होना पड़ा और आपके हस्बैंड को फिजिकली और मेंटली काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। तो इस केस में हम अपनी तरफ से आपको दो ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। पहला, जो कि आप चाहती हैं मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन यानी वित्तीय मुआवजा, जिसके लिए हम सिविल सूट या कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर हम कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करते हैं तो वो कंपैरेटिवली फास्टर तरीका है, सिविल सूट में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा कि अगर आप चाहती हैं कि डॉक्टर के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए, जिसे हम डिसिप्लिनरी एक्शन यानी प्रशासनिक कार्रवाई कहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि उस डॉक्टर का लाइसेंस कुछ समय के लिए यानी टेम्पररीली रद्द यानी सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो आप सोच के बताइए कि आप क्या चाहती हैं। मुझे नहीं पता, मैं सब चाहती हूँ कि आप ये सब देखें। अब मेरा इतना ज़्यादा खर्चा हो गया कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा जितना भी खर्चा हुआ वो सब मुझे मिल जाए, मुझे सारा कंपनसेशन चाहिए। अच्छा मैम, तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए फाइल नहीं करना चाहती हैं या चाहती हैं, आपको ये बताना पड़ेगा। नहीं मैम, मैं नहीं चाहती। ओके, यानी कि आप सिर्फ मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन चाहती हैं। जी मैम। तो मैम आपके लिए फिर कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा और यही हम आपको एडवाइस भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब कुछ डिटेल्स हम आपके साथ बताते हैं, मेरे को काउंसलर शेयर करेंगे, आप प्लीज उन फैक्ट्स को कंफर्म कर दीजिए। कंपनसेशन के लिए हम कुछ चीज़ों का क्लेम करेंगे, जिसमें आपकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा, दूसरी सर्जरी का कॉस्ट, पहले हॉस्पिटल के चार्जेस का रिफंड और जो भी लीगल कॉस्ट आगे आने वाली है, और जो इस बीच आपकी जो शॉप बंद रही है उसका नुकसान, ये हम क्लेम करेंगे। अगर आपको इसमें और कोई चीज़ शामिल करनी है तो बता सकते हैं। नहीं सर, मुझे और इसमें कुछ शामिल नहीं करना है। तो सबसे पहला हमारा यही रहेगा कि हम लोग लाइफलाइन हॉस्पिटल को एक लीगल नोटिस भेजेंगे। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं देन वी फाइल सूट। आपको कुछ पूछना है? सर ये सब खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती है सर। मैम टाइम तो लगता है बट कंज्यूमर फोरम कंपेटिवली फास्टर होता है।
सर फिर भी बताइए ना कितना टाइम लगेगा, आप जानते हैं ना मैं ये सब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैम अगर हम कंज्यूमर कंप्लेंट के साथ प्रोसीड करते हैं तो 6 to 12 मंथ्स लगेंगे आपके टोटल प्रोसेसिंग। मैम इसे कम नहीं लग सकता? मैम ये तो लाइक इतना तो लगता ही है जनरली सारे एप्लीकेशन से लेके और आपके केस हियरिंग से लेके। मैम प्लीज़ कुछ करिए ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा खर्चे पे खर्चा होता जा रहा है, मैं इतना अकेले कैसे मैनेज करूँ, आप ही बताइए। मैम हम अपनी तरफ से जहाँ भी होगा आपको असिस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे अगर आप ये केस हमारे साथ कंटिन्यू करती हैं। यस मैम। मैम आप और कुछ पूछना चाहती हैं? मैम आपकी फीस? मैम देखिए फर्स्ट सेशन हमारी फर्म की तरफ से फ्री है, यानी इस सेशन की आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जाएगी। इसके अलावा आगे की डिटेल्स आपको हमारा अकाउंट सेक्रेटरी प्रोवाइड कर देगा। मैम फिर भी कुछ तो बताइए कितनी फीस आप लेंगे, आप जानती हैं ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं और ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकती हूँ अकेले। ठीक है मैम, तो हमारी जो टोटल फीस हम चार्ज करेंगे केस की दैट विल बी 50,000 रुपीज। मैम ये बहुत ज़्यादा है, मैं इतना नहीं पे कर पाऊँगी, मेरे पास अभी इतना नहीं है मैं इतना सब पे कर सकूँ, आप मुझे प्लीज़ कुछ कम करके बताइए। ना तो मेरे पास इतना पैसा है, ऊपर से मेरे बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस है, प्लस घर खर्च भी है, ऊपर से दुकान भी बंद है, मैं इतना कैसे मैनेज करूँगी अकेले। देखिए मैम हम आपकी बात समझ रहे हैं, इस केस में हम आपको एक और ऑप्शन दे सकते हैं। अभी आपको जो 10% प्रोसेसिंग फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, उसके अलावा जो चार्जेस हैं जैसे कोर्ट फीस हो गई, ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस आपको मैनेज करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो हमारी फीस है वो हम आपके जो भी कॉम्पनसेशन अमाउंट आपको मिलेगा हम उससे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इस बात में कंफर्टेबल हैं तो हम इस ऑप्शन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। मैम मैं इस ऑप्शन के साथ कंफर्टेबल हूँ। ठीक है मैम, तो अगर आप ये केस हमारे फर्म के साथ आगे ले जाने का लाइक चूज करती हैं, अगर आप हमें चूज करती हैं तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगी आपको ये एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो हमें इस केस के फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए और कोर्ट में ऑफ कोर्स एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए नेसेसरी है। तो ये लिस्ट है मैम, ये आप प्लीज लेकर आइएगा। और ये हमारा कार्ड है, आप इसके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, ओके मैम। आपको और कुछ पूछना है मैम, और कोई डाउट जो इस केस से रिलेटेड या कुछ भी? मैम ये सब जल्दी खत्म हो तो जाएगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे हस्बैंड की तबीयत अब बिगड़ती जा रही है। ठीक है मैम, हम ट्राई करेंगे अपनी तरफ से, पूरी कोशिश करेंगे आपको असिस्ट करने की। Sudhi, let's quickly summarize today's session with Mrs. Meena. उनके हस्बैंड की अपेंडिक्स की सर्जरी हुई, जो जहाँ पर चीज़ें बेहतर की जगह और बदतर हो गई और जिसकी वजह से उनको सर्जरी करानी पड़ी। A classic medical based case आपको मालूम है, right? राइट, तो जैसा कि मीना जी ने बताया कि उन्होंने रिपीटेडली रिक्वेस्ट करा था हॉस्पिटल स्टाफ को कि उनके हस्बैंड को री एग्जामिन किया जाए, लेकिन उनकी रिपीटेड रिक्वेस्ट इग्नोर करे गए, उनकी कंडीशन और वर्सन हुई और इवेंचुअली उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी करानी पड़ी, जहाँ पे ये बताया गया कि उसी एरिया में इन्फेक्शन की वजह से रीऑपरेट करना पड़ रहा है। तो मीना जी जैसा कि वो बता रही हैं और जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि दूसरे डॉक्टर की रिपोर्ट जो उन्होंने हमें बताई है अगर वो सही है तो इस हिसाब से इन्फेक्शन का होना और इन्फेक्शन का टाइमली पता ना चल पाना दोनों ही नेग्लिजेंस का ही केस है। बट तुम्हें क्या लगता है इस केस में नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बेसिकली क्या होता है, अपेंडिक्स की सर्जरी में अपेंडिक्स जब निकाल दिया जाता है तो उसको फर्दर टेस्ट के लिए दिया जाता है। इसलिए मैंने उससे वो सवाल पूछा था कि अगर उस टेस्ट के लिए डॉक्टर ने उसको नहीं पहुंचाया, उस टेस्ट के लिए नहीं भेजा, तो डॉक्टर को ये नहीं हो सकता है वहाँ पर टीबी की समस्या हो, जो कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सब चेक करें। और पोस्ट सर्जिकल जब उनके पति की तबीयत नहीं ठीक हुई थी, डॉक्टर को टेस्ट करने चाहिए थे कि तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही है। तो ये कुछ पॉइंट है, लेकिन के जैसा कि वो बता रही है वो तो बाद में पता चलेगा कि जब वो हमारे वो हमको रिपोर्ट देंगी। बट ओवरऑल द डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस फॉर नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर सैनिटाइजेशन, आई थिंक। राइट, ये तो है। वैसे मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही था, क्या क्या इस केस में कोई फैक्ट्स तुम्हें डिस्टॉर्टेड लग रहे हैं? क्योंकि हम ये पॉसिबिलिटी डिनाई तो नहीं कर सकते कि पेशेंट की अपनी नेग्लिजेंस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़े हों और अब कॉम्पेंसेशन के लिए ब्लेम हॉस्पिटल पे डाल दिया, हम डिनाई तो नहीं कर सकते ये। हाँ नहीं कर सकते, लेकिन
तो ये कंफर्म करने के लिए हमने उससे सारे रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट, बिल्स ये सब मंगवाए हैं, वो वहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। बिल्कुल राइट। अगर ये डिटेल्स कंफर्म हो जाती हैं तो हमारे पास इनफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होंगे, तो आई थिंक कंज्यूमर कंप्लेन एक बेटर ऑप्शन है जो हमने उन्हें सजेस्ट भी करा है। बिल्कुल भी, बट ये ग्रॉस नेग्लिजेंस में क्रिमिनल केस भी तो बन सकता था। हाँ बिल्कुल बन सकता था, लेकिन यहाँ पे लाइफ का लॉस तो हुआ नहीं है और ना ही कोई मेजर बॉडीली डिफेक्ट हुआ है, तो आई थिंक क्रिमिनल केस के साथ प्रोसीड करना हमारे लिए सूटेबल नहीं है। प्लस उनका फोकस भी सिर्फ मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन है, तो आई थिंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ हम जा सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी तो मेडिकल सर्विस भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आ रही है बीपी शांता केस के बाद से। तो Right. So I think we can proceed with section 211 and 30 of Consumer Protection Act 2019, जिसमें हम मेडिकल नेग्लिजेंस और डेफिशिएंसी इन सर्विस का केस कंप्लेंट फाइल करेंगे। राइट। सो कंज्यूमर कंप्लेंट में बेसिकली हम लोग उनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा, सेकंड सर्जरी में जितना खर्च आया, पहली सर्जरी में, और जो भी डॉक्टर जो भी इसका खर्च था, और जो लीगल कॉस्ट जो होने वाले हैं, और इस बीच जो भी उनकी शॉप बंद रही उसके बीच का नुकसान, ये सब इंक्लूड होगा। एग्जैक्टली। और इसके लिए हमारे पास हम 4 ग्राउंड्स बनाएंगे। फर्स्ट इज डेफिशिएंसी इन सर्विस, दूसरा नेग्लिजेंस इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तीसरा पुअर सैनिटाइजेशन जो उन्होंने मेंशन करा था, और चौथा इग्नोरिंग पेशेंट्स वर्सनिंग कंडीशन डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट। तो इसमें नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स हैं ड्यूटी, ब्रीच और डैमेज। ऑल्दो इसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, हम अभी सिर्फ उनके बताने के बेसिस पे कंफर्म नहीं कर सकते, पर जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस करा है कि वो दोनों ही हॉस्पिटल से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेंगी और हमें प्रोवाइड करेंगी नेक्स्ट टाइम पे। तो अगर ये प्रोवाइड कर देती हैं तो आई थिंक हमारा केस अच्छा बन जाएगा एंड वी विल बी वेल प्रिपेयर्ड टू प्रोसीड। बिल्कुल, जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, हम लोग पास तो लीगल नोटिस फाइल करना है लाइक एन हॉस्पिटल के लिए, और देन वी फाइल अ कंज्यूमर कंप्लेंट पिटीशन। So with the focus keeping on financial compensation only. Right? Yes.